आपको अपने रिकॉर्ड्स का ही ध्यान नहीं रखना है, आपको अपने सप्लायर के रिकॉर्ड्स का भी ख्याल रखना है। अपनी हेल्थ का ही ख्याल नहीं रखना है, आपको अपने सप्लायर की सेहत का भी ख्याल रखना है कि वो ठीक है ना, बीमार नहीं है ना। क्योंकि और जिस तरह का ये प्रोविज़न है, जिस तरह का ये कानून है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, तो ये है कि मंथ में अगर मान लो जुलाई 2017 में सप्लायर ने अपने रिटर्न में जो आउटवर्ड सप्लाई में 10 लाख रुपए की क्रेडिट पास ऑन की 10 लोगों को अलग अलग, उसने जो भी माल बेचा, और वो 10 लाख रुपए की क्रेडिट में आपने मान लो कोई एक व्यक्ति ने उसके पर जो क्रेडिट ले उसकी सप्लाई में 1 लाख रुपया क्रेडिट है, बाकी उसने अलग अलग सप्लाई बायर को दी हुई है। अगर वो 10 लाख में से 9,90,000, 99,099 भी भरे, 1,000 रुपया या 1 रुपया भी कम करे, तो भी चारों जो 10 लाख की क्रेडिट वाले सब किसी को भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। उसमें कोई फीफो मेथड नहीं है कि उसके इनवॉइस से पहले मेरा इनवॉइस है। इट इज गोइंग टू हर्ट, आई नो दिस कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैलेंज। उसका कारण हमें पता है। बेसिकली द प्रॉब्लम कपल्ड विद दिस, जिसके बारे में मैं टेक्निकली ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वो है J1 J2 महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आज जो J1 J2 है उसको उन्होंने अभी राष्ट्रीय स्वरूप दिया है GST में। सो द ग्रेट GST matrimonial.com, उसमें इनवॉइस के मैचिंग होंगे। उसकी जो कुंडली हम जे दोकड़ा मेळवीए ने આપણે અને 32 दोकड़ा મળે, हाँ, तो देन यू आर एंटाइटल फॉर द क्रेडिट, अदरवाइज वहीं पे डाइवोर्स टोटली। तो ये मैचिंग की संकल्पना हमें खबर है, मालूम है, हम उसमें जाएंगे नहीं। ये है वर्ल्ड में कहीं पे भी इनवॉइस मैचिंग का कंसेप्ट GST में नहीं है, कोई भी कंट्री में। सिर्फ 1970s में साउथ कोरिया ने ट्राई की थी, थोड़े एक 10-15 साल पहले चाइना और ब्राज़ील ने ट्राई की थी। दे ऑल्सो एबंडन द आइडिया, बट दिस आर इनोवेटिव ब्यूरोक्रेटिक माइंड ऑफ इंडिया। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। दे से दैट आवर GST नेटवर्क 3.5 अरब 3.5 बिलियन इनवॉइसेस पर मंथ हैंडल कर सकते हैं। हो सकता है, इट्स कमेंडेबल जॉब। नोवेयर इन द वर्ल्ड सच ए मासिव स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बीइंग क्रिएटेड। 3.5 बिलियन इनवॉइसेस GST नेटवर्क हैंडल कर सकती है, बट सामने जो टैक्स पेयर है वो 350 इनवॉइस भी साल का नहीं बना रहा है। उसकी कैपेसिटी है, उसके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। सरकार रेडी है, बट द टैक्स पेयर रेडी है, ट्रेड रेडी है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड एवरीथिंग इज रियल टाइम अंडर GST। दिन में जो सबसे ज़्यादा वर्ड आप बोलते होंगे शायद वो है RTGS। RTGS हुआ कि नहीं, RTGS कर रहे हो कि नहीं, RTGS हो गया है, RTGS नहीं हो पाएगा। GST में इट इज RTIS, आई कॉल्ड इट इज ए रियल टाइम इनवॉइस सेटलमेंट। एवरीथिंग इज रियल टाइम एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे टाटा हो, चाहे जिंदाल हो, आपका टर्नओवर अगर 50 लाख का भी है तो भी आपको ये करना है। आपका टर्नओवर अगर मान लो कि 500 करोड़ का है तो भी आपको वही करना है। एंड इफ यू कैन नॉट डू, यू आर आउट। और ये इनवॉइस की जो बात है, मालूम है हमें, क्योंकि GST की लाइफलाइन, मैं रिपीटेडली कहता हूँ, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्सेबल पर्सन किसकी लेंगे? जो इनवॉइस में टैक्स दिखाया गया है उसकी लेंगे। वो टैक्स भी भरेंगे, उसी टैक्स की वो क्रेडिट भी ले रहे हैं। सो इनवॉइस इज द बेसिकली द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट अंडर GST। और हम सब जानते हैं इस कंट्री में, इस देश में इनवॉइस सबसे लार्जेस्ट सेलिंग कमोडिटी है। So because of that, we know कि all these things have come and states were adamant कि हमें ये तो करना ही है। अगर ये दोनों प्रावधान नहीं लाते हो तो हमें GST के बारे में आगे बात ही नहीं करनी है। दिस इज गोइंग टू क्रिएट हैवॉक। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये कर सकते हैं, कानून है नहीं है, कैन लॉ कंपेल समबडी टू डू द इम्पॉसिबल, वो तो सब बात की बात है। काफ़ी सारे जजमेंट आ गए, महालक्ष्मी के बाद भी, बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद भी,
चेन्नई हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, कि लॉ डज नॉट कंपेल समबडी टू डू द इम्पॉसिबल. हाउ कैन आई नो माई सप्लायर इज पेइंग और नॉट पेइंग, वाई? सिस्टम पे आपको पता चलेगा, बट देन यू आर आउट. आपको सिर्फ इतना, जो भी क्रेडिट आप सप्लाई की लेंगे वो ये समझ के चलना है 1.25-2 महीने तक अप्रोक्सीमेटली प्रोविजनल है, उसके बाद ही वो कंफर्म होगी. ये समझ के आपको चलना है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन के लिए टाइम देंगे 17 तारीख तक, दूसरे महीने के वगैरह वगैरह. बट जो है वो है. इट इज़ अनफॉर्चुनेट वी आर इंस्टॉलिंग डूइंग विदाउट क्रिएटिंग द अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एब्सोल्युटली क्रिएटिंग द अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज द लॉ वी आर गोइंग टू मेक. Nobody is prepared for this. जो मेरा जो अनुभव है पिछले 3 महीने में, probably this is my in a span of only 3.5. I'm not boasting. Simple सी बात कर रहा हूँ. Last 3.5 month में this is my 26th lecture on GST. और I have not come across a trade in industry who is fully prepared. Some few people might be within the sector. But जो MSME है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, चाहे ट्रेड में हो, चाहे मैन्युफैक्चरर में हो, सेक्टर में हो, चाहे सर्विस में हो, they don't even have the inkling of what is coming for there. They don't have any idea whatsoever कि what is going to hit them totally. थोड़ा दोष हमारा भी है, सरकार का तो है ही. मलेशिया जैसे कंट्री ने जीएसटी लागू करने से पहले यूनिफाइड जीएसटी है, 6% से लागू किया हुआ है, एक ही कंट्री है, फिर भी उसके पहले सिर्फ 1.5-2 साल में 6,000 प्रोग्राम किए ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साथ जीएसटी क्या है वो समझाने के लिए, विच वर पार्टिसिपेटेड इन बाय 7 लाख पीपल. अब हम यहाँ पे आउटरीच की बात अभी हम करते हैं. एंड व्हाट इज आउटरीच, व्हाट इज द लेवल, मी एंड यू नो वेरी वेल टोटली. What was so secret about GST? Why can't they say since last 2 years, 3 years कि इस तरह की डिज़ाइन हम कर रहे हैं, इसका ये कारण है, आप इसके लिए तैयार हो जाइए. We are going to implement it like this. Overnight, I see the survival challenge for the micro, small and medium enterprise. Complete अस्तित्व का जोखम है उनके लिए, क्योंकि GST में every single transaction is expected to leave the audit trail under GST. Now, every single person situated in the marketing chain, right from producer to ultimate retailer, every single person, if all of them are able to keep themselves out of the tax net, तो ठीक है, पैरेलल इकोनॉमी चलती रहेगी. Is it possible and for how long? उसमें से एक भी बीच वाली व्यक्ति उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे आ गया है तो प्रीफिक्स और अफिक्स सारे खुल जाएंगे. अब ये 3 फिलोसॉफी है इनकी पूरी, ये इसकी सरकार की. इसमें दे वांट टू ब्रिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द कंट्री. 2, एवरीबडी शुड कम अंडर टैक्स नेट, एंड टू कम अंडर टैक्स नेट एवरीबडी शुड कम अंडर क्रेडिट नेट. और इनपुट टैक्स क्रेडिट नेट में अगर आपको आना है तो यू मस्ट कम अंडर टैक्स नेट. आप टैक्स में आएंगे तो ही क्रेडिट मिलेगी. तीनों लोडेबल ऑब्जेक्टिव्स है. 10 મિનિટ છે પછી હું બધા ક્વેશ્ચન પણ લઈ લઈશ. तीनों एकदम आदरणीय प्रशंसनीय है, पर आर वी रेडी फॉर दिस? नंबर 1 बात यह है फ्रेंड्स, कुछ भी हो, जीएसटी विल नॉट रिक्वायर यू टू चेंज योर माइंड सेट. It will require change in your DNA. काफ़ी बड़ी चैलेंज है ये. परापूर्व से जिस तरह से धंधा करते आए हैं हम, वो बदलना ही होगा, सोच बदलना ही होगी, वो करनी ही पड़ेगी हमें कोई भी कारण से. वरना खाली, लेट मी पुट इट वेरी ब्लंटली, कर चोरी या टैक्स इवेजन ये सिर्फ जिन लोगों का कॉम्पिटिटिव एलिमेंट है बाजार में खड़े रहने के लिए, मैं कर चोरी या टैक्स इवेट करके ही बाजार में खड़ा रह सकता हूँ, इस तरह से जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग जीएसटी में ज़्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएंगे. वो एक दिए जैसी स्पष्ट बात है. वी मस्ट अंडरस्टैंड द चेंजिंग साइंस ऑफ द होराइजन. इसलिए आई स्टार्टेड फ्रॉम चेंज. टाइम्स आर चेंजिंग, everything is changing, whether we like it or don't like it. We have to attune ourselves with this changing world. जो हुआ है कानून बन चुका है.
और बात यहाँ पे नहीं है, और 2-3 बात खाली। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सर्विस टैक्स में है आज, ताकि जैसे हम एडवोकेट, वी आर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आई डोंट चार्ज टू माय क्लाइंट पेज द सर्विस टैक्स। जीटी आपको पता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, स्पॉन्सरशिप, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये सिर्फ सेवा के लिए है, माल के लिए नहीं है। जीएसटी में इसको गुड्स पे उन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है। गुड्स नोटिफाई नहीं हुए, 13 सर्विसेज उन्होंने नोटिफाई की है, जो आज की है वही चालू रही है। जीटीए, इम्पोर्ट वगैरह वही चालू हुई है। एडवोकेट्स वगैरह सब, ये एडवोकेट्स आर बेसिकली, हम तो सीधे इंद्र या विष्णु के संतान है ना, तो वी आर स्टिल अंडर रिवर्स चार्ज, तो हमारे क्लाइंट ही भरेंगे। अब या तो फिर हमारे सारे नोटेड फाइनेंस मिनिस्टर सब नोटेड लॉयर्स है, और पॉलिटिक्स इज़ अनसर्टेन बिजनेस, तो कभी भी वापस जाना पड़े तो अपने आप को सेफगार्ड करना है, तो वी आर स्टिल अंडर रिवर्स चार्ज। बट रिवर्स चार्ज में 2 है। कोई भी व्यापारी आज अगर कोई भी रिवर्स चार्ज अगर उसमें जो सेवा है उसको ध्यान रखना है। आप अगर मुझसे अगर 2000 रुपये का भी अगर सेवा में आपको बिल बना हूँ, उसके पर अगर 18% है तो 360 रुपीज़ भरने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आप चाहे भले 20 लाख के अंदर हो। और एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, राइट, देन उसके आगे जो होगा वो है एक नया उन्होंने अभी जो किया है, जो आज आप सबको वो टर्मिनोलॉजी पता है, यूआरडी परचेस, अनरजिस्टर्ड परचेस, अनरजिस्टर्ड डीलर परचेस, ये उन्होंने किया है। कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति अन्य अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई भी कर पात्र माल या सेवा की खरीदी अगर कर रहा है तो उसके पर जो जीएसटी रेट लागू होता है वो रेट से रजिस्टर्ड व्यक्ति को रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है। मैं आपके ऑफिस में आऊँ, कालबा देवी है, विजय भाई, जयंत भाई मेरे लिए सामने मद्रास काफ़े से मान लो कि डोसा वगैरह मंगाते हैं या स्टॉल से पाव वड़ा मंगाते हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है मान लीजिए, और वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसने बिल दिया हुआ है, वो एक्सपेंडिचर कैम करते हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर है ना। शैलेश भाई एडवोकेट है, मिलने के लिए आए थे, कॉन्फ्रेंस किया हमने, नाश्ता मंगाया, तो उसके पर पहले वो पाव वड़ा, वो डोसा, उसके पर जयंत भाई को पहले जीएसटी भरना है। आप अपने ऑफिस को भेजते हो कि सामने बॉल पॉइंट पेन लेके आ जाओ सामने वाले स्टेशनरी मार्ट से, उसने कच्चे वो बिल लिख के दे दिया, आप तो एकदम भली बात ही आप कर देते हो कि ये तो टैक्स स्टेशनरी है, टैक्स एक्सपेंडिचर है, तो वो बॉल पेन पे आपको पहले जीएसटी भरना है अगर आप रजिस्टर्ड है और वो अनरजिस्टर्ड है। इसकी इम्पैक्ट आप समझ सकते हो। जो कंपोजिशन में जो लोग अगर है, कंपोजिशन का फ़ायदा जो लोग ले रहे हैं, उन लोगों को अगर वो 75 लाख के अंदर है, उसने अगर कोई ऐसी व्यक्ति से कुछ भी माल या सेवा खरीदी, जो व्यक्ति वो सप्लायर 20 लाख का एग्जम्पशन ले रहा है, तो वो 20 लाख के एग्जम्पशन में है, कंपोजिशन डीलर को उसके पर जीएसटी भरना है और उसको क्रेडिट भी नहीं मिलेगी क्योंकि वो कंपोजिशन में है। तो वो खुद का 1% भर रहा है, मैन्युफैक्चरर अगर है तो वो अपना 2% भर रहा है, उसने जो एग्जम्प्टेड व्यक्ति से जो सप्लाई खरीदी है उसके पर उसको 12%, 5%, 18% या 28% भरना है। उसका HSN कोड आपको मालूम होना चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए, और उसकी क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगी। और रिवर्स चार्ज में जो भी टैक्स भरना है वो आपको कैश में भरना है, बाद में उसकी क्रेडिट कानून के अनुसार आपको मिलनी है, पहले कैश में भरना है, उसका रिकॉर्ड आपको अलग रखना है। आप जब रिवर्स चार्ज में जो भी टैक्स भरना है उसके लिए पहले आपको एक इनवॉइस बनाना होगा। इनवॉइस किसके नाम पे, उसकी कोई पता नहीं हमें, पावड़ा वाला के नाम पे। रिवर्स चार्ज आपके पर है, वो अनरजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड हो, इट्स अ टैक्सेबल सप्लाई, फूड एंड बेवरेजेस। आप अगर उसको क्लेम करना चाहते हो, यू हैव टू इश्यू इनवॉइस। आप जब रिवर्स चार्ज में पेमेंट करोगे तब आपको उसका पेमेंट वाउचर इश्यू करना है, उसका रिकॉर्ड अलग रखना है, रिटर्न में उसको अलग दिखाना है टोटली। इसकी इमीडिएट इम्पैक्ट ये आएगी कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नो वन वुड बी विलिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। और इसलिए मैंने आगे कह दिया आपको, जो अनरजिस्टर्ड है उसकी हालत अनाथ संतान जैसी है।
ऑलरेडी बिग यूनिट्स आर ऑलरेडी डूइंग दिस सैनिटेशन प्रोसेस कि ये वेंडर हमें नहीं चाहिए। जो वेंडर की जी क्रेडिबिलिटी कम है, जिसके बारे में डाउट है ये टैक्स भरेंगे या नहीं, टाइम पे भरेंगे या नहीं, जो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि उसका मैं क्यों कितना ख्याल रखूँ, मैं अनरजिस्टर्ड लेके मैं टैक्स भरूँ। कंपोजिशन वाले हैं तो कंपोजिशन वाले एग्जम्प्टेड से बाय करना पसंद ही नहीं करेंगे, खुद की 1% या 2% और उसका 12%, 18% और उसकी क्रेडिट भी नहीं। इसका परिणाम यह आ सकता है कि इनडायरेक्टली दे आर फोर्सिंग कि नोबडी शुड अवेल कंपोजिशन, नोबडी शुड अवेल एग्जम्पशन। और या फिर ये लोगों का जो व्यवहार होगा बिजनेस का, वो खाली इन लोगों के बीच में ही मर्यादित हो जाएगा। दे विल बी डूइंग बिजनेस एमोंग देमसेल्स ओनली। एक छोटी सी दुनिया। आई सी कंप्लीट पोलराइजेशन इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री विद जीएसटी। एक अलग वर्ग, एक अलग वर्ग, विच इज़ नॉट ए वेरी वेरी हेल्दी सिचुएशन। इनफॉर्मल सेक्टर है, कई सालों से काफ़ी कुछ गलत हुआ होगा, इसके चर्चा हम नहीं करते कारण की, बट इनफॉर्मल सेक्टर जो जॉब क्रिएशन करती है वो फॉर्मल सेक्टर नहीं करती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो जॉब क्रिएशन करती है वो आज भी इस देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं कर पा रही है। उसको आपको तैयार करना है। दिस इज एब्सोल्युटली ए सर्वाइवल चैलेंज, इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर और आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ सोचना है। कंप्लायंस की कॉस्ट भी है, आपको ये सब समझना है। इनवॉइस मैचिंग, ये सबके 1 करोड़ 2 करोड़ का जो धंधा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए ये सब समझना, कानून का पालन करना कितना शक्य होगा और कौन से प्रोफेशनल की सेवा वो ले पाएंगे और प्रोफेशनल कितने लोगों को इस प्रकार की सेवा दे पाएगा, कौन सी कोष पे दे पाएगा। ये सारी चैलेंजेस है, उसको हर एक को अपने अपने तरह से समझना है और चैलेंज को निपटना है। बट ये देखिए, सबसे दुखद बात ये है कि ये जो अनरजिस्टर्ड सप्लाई की जो मैटर है आरसीएम की, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वो न तो जून के ड्राफ्ट लॉ में था, न तो वो नवंबर के ड्राफ्ट लॉ में था, वो खाली मार्च में बैकडोर मेथड से डाल दिया गया है प्रोविजन। Nobody has discussed about it except we professionals. We were crying from the roof कि क्या हो रहा है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री तो अपने, क्योंकि हमारे डीएनए में है, जो होगा देखा जाएगा, जो बाजू वाले का होगा वो हमारा होगा, जो सबका होगा वो हमारा होगा। बहुत ही कड़ी कीमत उसकी चुकाएंगे। आई होप आई विल बी प्रूव्ड रॉन्ग इन ऑल माई एप्रीहेंशंस। टुडे यहाँ पे बैठ के ये एकदम विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग कि ऑल दिस माई फियर्स एंड एप्रीहेंशंस मे गॉड प्रूव मी रॉन्ग। आई एम विलिंग टू बी बेसिकली ब्रांडेड एज अ लाफिंग स्टॉक। भले मेरी परिस्थिति हास्यास्पद हो जाए, बट मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं गलत ठहरूँ। वी आर वेरी फ्यू माइनॉरिटी प्रोफेशनल्स इन द कंट्री। Concept is good. I have no other concept which I have come across as a professional which is better than the current indirect tax system. Absolutely marvelous concept under the current circumstances. We are simply killing the concept. We are tightening everything. We have picked up everything wrong and then imposing on the law people. कोई भी कानून, नानी पालखीवाला ने जैसे कहा, you cannot make the law simply keeping the tax evaders in mind. कर चोरों को नज़र में रख के, थोड़े बहुत लोगों को नज़र में रख के कानून, टैक्स का कानून नहीं बनाया जा सकता। कर चोरों के लिए कानून का सख्ती से काम लेना है, वो राष्ट्रीय हित में है, बट उन लोगों को नज़र में रख के कानून बनाना राष्ट्रीय हित में नहीं है, नानी पालखीवाला कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज ए पैथेटिक ऑब्सेशन ऑन पार्ट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द लॉ टू मेक द लॉज कीपिंग फ्यू टैक्स इवेडर्स इन माइंड and in the process inflicting the miseries and uncomprehensible burden on the large honest taxpayers, small. और बाद में वो कहते हैं a departmental store which is only preoccupied with the shoplifting is a sure candidate for stagnation. जो डिपार्टमेंटल स्टोर का सिर्फ वही मालिक का ध्यान वही रहता है कि मेरी दुकान से चोरी न हो जाए, चोरी न हो जाए, चोरी न हो जाए, उसकी कभी भी प्रगति नहीं हो सकती है, वो वहीं पे वही रहेगा। दिस आर द वर्ड्स ऑफ नानी पालखीवाला। बट एनीवे, तो आरसीएम वगैरह आपको ख्याल में रखना है। प्रिंसिपल एजेंट, इंटरस्टेट सप्लाई एंड इंट्रास्टेट सप्लाई वैल्यू, अगर आप एडवांस में लेते हो पैसा और वो अगर आप सप्लाई के सामने एडजस्ट करोगे तो उसके पर पहले आपको जीएसटी भरना है। अगर रिफंडेबल डिपॉजिट है तो जीएसटी नहीं भरना है, बट अगर एडवांसिस है
और आप उसको सप्लाई के सामने एडजस्ट करोगे फाइनल प्राइस के सामने, आपको जीएसटी भरना है उसके पर। नॉट ओनली दैट, उस समय आपको पहले एक रिसीप्ट वाउचर बनाना है, और अगर कोई भी कारण से सप्लाई आप नहीं कर पाए तो आपको रिफंड वाउचर बनाना है। एडवांस के सारे रिकॉर्ड्स अलग रखने हैं, और वो एडवांस आप आईजीएसटी करोगे, एडवांस तो आप ले रहे हो, वो एडवांस के सामने आप सप्लाई विद इन महाराष्ट्र करोगे या आउटसाइड महाराष्ट्र करोगे, वो अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये समझ के करना है कि आप आउटसाइड महाराष्ट्र करने वाले हो, तो आपको पहले आईजीएसटी भरना है। उसके बाद अगर वो एडवांस अगर आपने विद इन महाराष्ट्र सप्लाई के सामने एडजस्ट किया तो पहले आप सीजीएसटी एसजीएसटी भरो और आईजीएसटी का रिफंड लो। फर्स्ट टाइम एडवांसेस आर नाउ लायबल टू जीएसटी। सर्विस टैक्स में सर्विसेज पहले भर देते हैं हम, बट फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज गोइंग टू क्रिएट अनदर हेवोक फॉर एवरीबॉडी। इसका एक ही रास्ता शायद हो सकता है, आप एडवांस लो लिक्विडिटी और सिक्योरिटी के कारण, बट सो इट एज अ डिपॉजिट ऑन द डे व्हेन यू मेक द फाइनल सप्लाई। आप जब इनवॉइस बनाओगे आप ये उनको वापस करो पैसा एडवांस का, और उसके फुल कीमत वसूल करो। फ़ोन पे उनको बता दो मैं एडवांस का आरटीजीएस कर रहा हूँ, तो फुल पेमेंट का आरटीजीएस कर। देर इज़ नो अदर वे आउट, बट एडवांस बी केयरफुल, क्योंकि स्पेक्टेकल फ्रेम में ज़्यादातर अनलेस द कस्टमर इज़ नोन देर इज़ अ टेंडेंसी टू टेक द एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर। खास करके जब फ्रेम की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, फैंसी फ्रेम आ रही है, फॉरेन से ब्रांडेड फ्रेम आ रही है, तो ऑब्वियसली वन वुड लाइक टू टेक सम एडवांस, तो या तो उसको रिकॉर्ड पे नहीं करना है। बाकी ई वे बिल की बात मैं नहीं करूँगा, ई वे बिल 6 महीने तो ऑलमोस्ट हो गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग ई वे बिल ओनली टू कम ओनली इन द नेक्स्ट ईयर। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ई वे बिल टू कम बिफोर दैट, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट द ई वे बिल नाउ। फाइनली, बिफोर I will not conclude here, I will straight go to the question answers, straight. I don't know सबके पास ये क्वेश्चन आंसर है कि नहीं, बट मैं आपके क्वेश्चंस में पढ़ते रहूँगा और आपको उसका द फर्स्ट वन इज़ सिंगल ब्रांच ऑप्टिशियन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन डीलर। मैंने आपको कहा मुख्य कंडीशन बोल दी मैंने आपको कंपोजिशन की, 75 लाख इज़ द बेसिकली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। व्हेन विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी? Composition levy will be effective from the date of the appointed date, that is from 1 जुलाई। अगर जीएसटी से आ रही है तो 1 जुलाई से इफेक्टिव होगी, बट उसके लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपको 16-17 का देखना है कि 75 लाख से मैं नीचे हूँ या नहीं हूँ। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये दो अलग टेक्निकल संज्ञा है, तो वो उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा अलग है। वो लोग कंपोजिशन लेवी का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। जो लोगों के पास स्टॉक में मैंने कहा कि इंटरस्टेट स्टॉक है कोई भी तरह से 30 जून को, वो लोग कंपोजिशन का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। देन अगर आपने यूआरडी परचेस किया तो भी जीएसटी का फ़ायदा नहीं मिले, कंपोजिशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा अनलेस यू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर दैट, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन ओनली आपको कंपोजिशन में आप जा पाएंगे आपकी अनरजिस्टर्ड सप्लाई पे। फिर आपको नोटिफाइड गुड्स जो सरकार बाद में अगर कर सकती है, तो वो अगर माल अगर आप बनाते हो सप्लाई करते हो तो उसको आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते हो, बट वी विल हैव टू वेट। सो फार दे हैव नॉट नोटिफाइड, ऑब्वियसली नोटिफिकेशन विल कम ओनली आफ्टर लॉ बिकम्स ऑपरेशनल। आपको बिल ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन वाले को टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना है, उनको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना है। दैट बिल ऑफ सप्लाई की सारी पर्टिकुलर्स दी गई है। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वेदर टैक्स इनवॉइस, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, रिसीव वाउचर, बिल ऑफ सप्लाई, उसमें सारी पर्टिकुलर्स प्रिस्क्राइब की कर दी है। वो पर्टिकुलर्स होनी चाहिए, फॉर्मेट आप कुछ भी नक्की करो, बट उसमें वो पर्टिकुलर्स होनी चाहिए। आपको नोटिस और साइन बोर्ड पे मैंने जैसे कहा आपको वो रिमार्क्स लगाना है। जो रेट मैंने कहा फिर भी रिपीट कर देता हूँ, मैन्युफैक्चरर के लिए 2%, ट्रेडर के लिए 1% और रेस्टोरा के लिए 5%। जो अदर कंडीशन में जो है तो आपको इंटरस्टेट सप्लाई वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, उनके थ्रू अगर आप अपना माल बेच रहे हो तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते हो। अगर उनके थ्रू अगर आपका माल सप्लाई हो रहा है, आप अगर सेल कर रहे हो तो आप नहीं जा सकते हो। आपके अगर एक ही पैन नंबर में एक से अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट है, या तो विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट, तो सबके लिए आपको एक साथ में कंपोजिशन में जाना है और 75 लाख का फ़ायदा आपको सबके लिए साथ में मिलेगा। आप गुजरात राज्य में अगर आपका एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे आप टैक्स भरो या एग्जम्पशन लो, और यहाँ पे महाराष्ट्र में आप कंपोजिशन लो, पैन नंबर एक ही है, दैट इज़ नॉट अलाउड।
इसको कॉमन फॉर एवरीथिंग थ्रू आउट द कंट्री, ऑल द एस्टैब्लिशमेंट्स विच आर कवर्ड बाय वन सिंगल पैन नंबर। कंपोजिट सप्लाई में आप न तो टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, न तो आप क्रेडिट आप ले सकते हो। तो दिस आर द मेन कंडीशंस। कस्टमर सिलेक्ट फ्रेम 9003 first, lenses 9001, optician cut lenses as per frame shape and feeds the lenses into the frame. So now it is spectacle 9004. Which is the correct method to raise the invoice for spectacle made? So frame and lenses is mentioned separately in invoice, only spectacle mentioned in invoice. I know weight और excise में एक judicial pronouncement का मुद्दा रह चुका है. I am very clear, my personal view is what you are selling is a spectacle. You are not selling lens, you are not selling frame to the customer, you are selling spectacle to the customer. आप वारंटी भी जो दे रहे हो पूरी फ्रेम की दे रहे हो, कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फ्रेम लेके वापस आता है, डिस्क्रिप्शन. सो देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन, दिस इज इफ एट ऑल दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ कंपोजिट सप्लाई where frame and lenses are all together. So therefore the bill should be one only, and this वो बिल उसमें स्पेक्टिकल का ही आपका उसमें बिल ये उसके पर आपको टैक्स जो उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको भरना है. तो 9004 में ही डिपेंडिंग अपॉन स्पेक्टिकल फ्रेम फॉर मेटल, स्पेक्टिकल फ्रेम फॉर ऑफ ग्लास, उसके हिसाब से उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको करना है. कस्टमर सिलेक्ट फ्रेम एंड लेंसेज, ऑप्टिशियन सेंड सिलेक्टेड फ्रेम एंड लेंसेज टू कारीगर मोस्टली अनरजिस्टर्ड फॉर फिटिंग लेंसेज into selected frame that makes complete spectacle. What documentation for job work is required? What GST on unregistered Karigar? Thank you. Karigar charges. Now, job work under section 143 is allowed from principal to job worker without payment of tax and process material without payment of tax. Right? However, job worker is subject to 20 lakh exemption limit. तो अगर उसका 20 लाख के ऊपर अगर जा रहा है जॉब चार्जेस ये CBSE गाइड के हिसाब से, तो जॉब वर्कर को भी रजिस्ट्रेशन लेना है. ही विल चार्ज GST ऑन हिज जॉब चार्जेस विच विल बी अवेलेबल टू द प्रिंसिपल एज अ क्रेडिट. और जॉब वर्कर अगर 20 लाख की क्रेडिट ले रहा है, एग्जम्पशन ले रहा है, तो रिवर्स चार्ज में प्रिंसिपल को टैक्स भरना है. Now, under these circumstances, documentation is okay. मैं detailed documentation में कहीं पे नहीं जा रहा हूँ. Every movement, whether as a composite supply dealer, whether as a exempted dealer को भी bill of supply बनाना है. As a taxable person आपको tax invoice बनाना है. एडवांस के लिए आपको जो रिसीव वाउचर बनाना है, सप्लाई न की हो एडवांस वापस दे रहे हो तो रिफंड वाउचर बनाना है, रिवर्स चार्ज में आपको पेमेंट वाउचर बनाना है, उसके पहले आपको इनवॉइस बनाना है. दिस एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द डॉक्यूमेंट. सम आर स्पेसिफाइड, details are specified, some are not specified. This is a pure technical method. But everything you can devise your own document within the godown factory, within Maharashtra state. Suppose आपको कुछ मूवमेंट करनी है ऑफिस से अपनी दूसरी जगह पे, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स या तो हम डिवाइस कर सकते हैं, आई मीन यू कैन डू दैट ऑन योर ओन, या इट इज प्रिस्क्राइब. तो ये जॉब वर्क, अदरवाइज देयर इज नो इश्यू अबाउट द जॉब वर्क. डू ऑप्टिशियन हैव टू मेंटेन इन्वेंटरी रजिस्टर में एलाबोरेट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है. डिटेल रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं. 6 साल के लिए रिकॉर्ड्स को रखना है. एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स अलग रखने हैं, आपके ट्रेडिंग की एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स अलग रखने हैं, आपके सर्विस अगर कुछ है तो उसके रिकॉर्ड आपको अलग रखने हैं. क्रेडिट का जो पूल है वो कॉमन है. तो यहाँ पे एक बात मैं शायद आपको नहीं बता पाया, आई एम सॉरी. क्रेडिट यूटिलाइजेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगी CGST की, SGST की, वो आपकी विद इन महाराष्ट्र स्टेट की सप्लाई पे आपको मिलेगी. आप अगर बाहर से कुछ खरीद कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज, तो उसके पर आपको IGST की क्रेडिट मिलेगी. आज आपको CST की क्रेडिट नहीं मिलती है. और उसको जो यूटिलाइज करना है, सेंट्रल GST को पहले आपको CGST के सामने यूज़ करना है, उसके बाद आपको IGST के सामने यूज़ करना है. स्टेट GST के सामने आप CGST को यूज़ नहीं कर सकते हो. SGST को आपको पहले SGST के सामने यूज़ करना है, बाद में IGST के सामने यूज़ करना है. आप CGST के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. और इंटीग्रेटेड GST को आपको पहले IGST पे यूज़ करना है, बाद में CGST को यूज़ करना है, और उसके बाद SGST के लिए यूज़ करना है. ये ऑर्डर को कंपल्सरीली आपको मेंटेन करना है. एनी मिसमैच इन दिस ऑर्डर देयर इज अ डिफिकल्टी. इट इज़ अ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स और रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट. CGST to CGST first, then IGST. SGST to SGST first, then IGST. IGST to IGST, then CGST, then SGST. This everything
taxable person will have to keep it in mind. Do optician give free accessories like cases, code, cleaning solution, etc.? Should it be shown in invoice? Any free accessories, it is better to show it in a invoice. It is better if you show it. If you are maintaining the inventory, और उसमें से प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर उसमें से कोई समय कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में वो एक्सेसरी के लिए अगर आप चार्ज कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल बी मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स. सो देयरफॉर इट इज़ बेटर दैट दिस आर सोन सेपरेटली अलॉन्ग विद दिस. देन इट्स अ फुल कंपोजिट सप्लाई. उसमें वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. टर्नओवर ऑफ 20 लाख 75 लाख टू बी काउंटेड फ्रॉम विच डेट फॉर 27-18. कंपोजिशन डीलर में आपको काउंट करना है लास्ट ईयर के हिसाब से, फिर 1 जुलाई से. जीएसटी अगर 1 जुलाई को आया, 20 लाख आपको 1 जुलाई से ही सीधा काउंट करना है. एग्रीगेट टर्नओवर को 1 जुलाई से ही सीधा काउंट करना है आज की तारीख में. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी नोटिफिकेशन सो फार फॉर 20 लाख एग्जम्पशन. उन्होंने एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन दिया है. क्यों एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स नहीं कहा है कानून में? आई डोंट नो वेदर नोटिफिकेशन लाइक अवर स्मॉल स्केल एग्जम्पशन नोटिफिकेशन विल बी इश्यूड और नॉट. शायद वो इसलिए नहीं कि द मोमेंट दे एग्जम्प्ट इट बाय नोटिफिकेशन फ्रॉम टैक्स, तो उनके जो मकसद है कि अनरजिस्टर्ड को भी मुझे अंदर ले लेना है इनडायरेक्टली, बिकॉज देन इट डज नॉट बिकम टैक्सेबल सप्लाई. इफ 20 लाख एग्जम्पशन इज गवर्न बाय नोटिफिकेशन, देन इट बिकम्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई. तो रिवर्स चार्ज का कानून लागू नहीं होता है फिर. और वो काफ़ी डेविलिश डायबोलिकल डिज़ाइन है कंप्लीट लॉ की. द लास्ट वन, सॉरी, इफ एडवांस मनी इज टेकन, आई ऑलरेडी कवर्ड दैट. एडवांस में आपको टैक्स भरना है अगर आप उसको फाइनल सप्लाई के सामने एडजस्ट करने वाले हो. अगर एडजस्ट नहीं करने वाले हो, अगर रिफंडेबल है, तो देन देयर इज नो क्वेश्चन, राइट. इफ कस्टमर ऑर्डर फॉर स्पेक्टिकल एंड आस्क फॉर डिलीवरी आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ इंडिया बाय पोस्ट, इज इट OMS सेल? आज की तारीख में जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट वगैरह का जो कंसेप्ट है, आप उनको इंटरस्टेट सप्लाई समझ कर चलिए. कस्टमर ऑर्डर्स यू कैन क्लियर इट ऑन पेमेंट ऑफ IGST टू अदर स्टेट. You can clear it for exports. Export either under bond or under rebate claim. Either way, you will get the full refund of whatever GST you have paid. So आपको उसमें कोई OMS वगैरह का कंसेप्ट नहीं है. इंटरस्टेट सप्लाई है, IGST भरना है आपके वहाँ पे. आपके जो भी है, अगर वो बिजनेस एक्टिविटी आप किसी को सप्लाई कर रहे हो, हु हिमसेल्फ इज अ होलसेलर, डीलर या रिटेलर, उनको उनकी क्रेडिट मिलेगी. If optician imports a small consignment of say 5,000 of frames out of Maharashtra, out of India, will he lose his status of eligible URD or eligible composition dealer? जहाँ तक आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर वो URD, आई एम एक्सपेक्टिंग कि इंटरस्टेट सप्लाई में अनरजिस्टर्ड का प्रश्न ही नहीं आएगा. ही विल हैव टू पे टैक्स, क्योंकि 20 लाख एग्जम्पशन उनको अवेलेबल नहीं है जो लोग इंटरस्टेट सप्लाई में है. आप अगर आउट ऑफ इंडिया से परचेस करते हो, इम्पोर्ट से, देन IGST इज पेएबल, देयरफॉर कंपोजिशन डीलर बेनिफिट विल नॉट बी अवेलेबल. इसलिए मैंने पहले कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आउट ऑफ इंडिया से जो इंपोर्ट करते हैं आप गुड्स या सर्विसेज, उसको इंटरस्टेट सप्लाई घोषित किया गया है. इट इज डीम्ड टू बी इंटरस्टेट सप्लाई. हु विल बी एट गेन, कंपोजिशन डीलर और सेनवेट डीलर? इफ सेम सेल ट्रांजेक्शन ऑफ सेम प्रोडक्ट एट सेम प्राइस इज डन से एज अ सेन क्लास इज MRP ऑफ 2,500, दिस इज बेसिकली द फैक्ट्स बेस्ड केस. हु विल बी एट द गेन? वन थिंग इज डेफिनेटली श्योर, आई कैन टेल यू कि we the professionals definitely will be at the gain. किसी के सर्वाइवल, आई मीन इट्स अ अनफॉर्चुनेट थिंग. एनीवे, गीता में योगेश्वर ने कहा कि उन्होंने टोटली कि योगक्षेमम वहाम्यहम, आई एम रनिंग योर लाइवलीहुड. तो चिंता क्यों? काफ़ी योगेश्वर ने काफ़ी वचन दिए गीता में, अनबिलीवेबल वचन दिए. उसमें से एक ये मुख्य है कि योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं तेरे योगक्षेम की रक्षा करता हूँ, वहन करता हूँ. आई एम रनिंग योर लाइवलीहुड, वाई डू यू वरी? करेक्ट. अब ये सूत्र को LIC ने अपना लिया, वो गलत अलग बात है, क्योंकि अगर मुझे योगेश्वर पर विश्वास है तो मुझे LIC की ज़रूरत नहीं है. बट LIC कहती है कि नो, योगेश्वर की ज़रूरत नहीं है, आई एम रनिंग योर योगक्षेम, right? But that's a part of them. But as far as the professionals in this country are concerned, we don't have our own brains, our competence, nothing. We are here because it is bureaucracy vahamyaham. Bureaucracy is taking full care of our livelihood and our survival anyway. If registered, it's a सेनवेट डीलर और कंपोजिशन डीलर, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, वो आपको अलग अलग करना है, आपको देखना है. इफ रजिस्टर्ड ऑप्टिशियन परचेसर फ्रेम फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, वॉट डॉक्यूमेंटेशन? मैंने जैसे कहा, आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स भरना है, आपको उसको वो भी करना है.
डॉक्यूमेंट बनाना है, पेमेंट वाउचर, इनवॉइस भी बनाना है। ए रिटेलर डज आई टेस्टिंग एंड चार्जेस फी फॉर आई टेस्टिंग से ₹200। अब प्योर आई टेस्टिंग हो, आई डोंट नो, इट कैन कम अंडर हेल्थ सर्विसेज। इफ इट इज हेल्थ सर्विसेज, नॉट लायबल टू टैक्स, बट देन इट इज नॉट ए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, राइट? इट इज़ नॉट ए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट। सो जनरली स्पेक्टिकल के लिए जब कस्टमर आते हैं तो आप नंबर चेक करने के लिए जो आई टेस्टिंग करते हो उसका जो भी टास्क है, जनरली आई हैव नेवर सीन समबडी चार्जिंग सेपरेटली एज सच, तो यू इंक्लूड इट इन द प्राइस ऑफ द स्पेक्टिकल, दैट इज़ बेटर। बट अगर प्योर आई टेस्टिंग के लिए कोई कस्टमर आ रहा है तो वो सर्विस है, उसके ऊपर जो रेट होगा आपको लगाना है उसके HSN कोड में। इनवॉइस फॉर्मेट फॉर कंपोजिशन डीलर, एज आई मैंने कहा, रूल 1 में टैक्स इनवॉइस में सारे पर्टिकुलर्स है, वो पर्टिकुलर्स आपके इनवॉइस में होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट वॉट एवर इनवॉइस यू वांट टू मेक, वॉट एवर टाइप ऑफ, यू कैन मेक इट। कैन एन ऑप्टिशियन कंटिन्यू टू यूज ओल्ड केस मेमो और टैक्स इनवॉइस विद सब करेक्शन? एज सच गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। सो आज आपका जो इनवॉइस चल रहा है वो इनवॉइस में अगर प्रिस्क्राइब डिटेल GST की अगर सब कुछ हो तो वो आप कर सकते हो। रबर स्टैम्प मे नॉट बी अलाउड। सो नाउ वेट फॉर सम मोर डेज, और भी क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आ रही है। रबर स्टैम्प आई डोंट थिंक इट विल बी अलाउड, इवन टुडे ऑल्सो इट इज नॉट अलाउड अंडर एक्साइज सर्विस टैक्स। कैन सेनवेट ऑफ न्यू इन्वेस्टिस नंबर सीरीज? आइडियली न्यू सीरीज वुड बी एडवाइजेबल फ्रॉम 17/2007. I would prefer that, but this is an individual call. Can Senvet optician issue invoice without showing tax separately? No, compulsorily GST आपको separate show करना है। इवन टुडे ऑल्सो एक्साइज एंड सर्विस टैक्स में कानून है ही, आपको एक्साइज अलग ही शो करनी है। सेक्शन 12A में सर्विस टैक्स भी सेपरेट ही से करना है। सो ऑल इंक्लूसिव टैक्स का इनवॉइस आप नहीं बना पाएंगे, यू हैव टू शो द टैक्स सेपरेटली। CGA कंपोजिट में तो 1% टू, ही कैन नॉट शो इवन बिकॉज ही इज नॉट सपोज टू कलेक्ट द टैक्स ऑल्सो। If product is MRP based, how Senvet optician will make invoice? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट चालू रहेगी, पैकेज कॉमोडिटी रूल वगैरह, इवन आफ्टर GST। देयरफॉर आपका अगर प्रोडक्ट MRP की प्रावधान में अगर वो आ रहा है तो आपको MRP मेंशन करनी है। इनवॉइस में यू नेवर मेंशन MRP लाइक, बट अगर आप MRP से लेस प्राइस में सेल कर सकते, MRP का मतलब ये हुआ कि उससे आगे, उससे ज़्यादा प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते हो। बट अगर कम प्राइस चार्ज कर रहे हो तो दैट इज़ अलाउड, दैट विल बी शोन एज अ डिस्काउंट। बाकी अदरवाइज MRP की प्राइस अगर चार्ज करें तो आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करके GST आपको नेट वैल्यू करना है। 100 रुपये की MRP है, करीब 89 रुपीज़ 48 पैसा आपका नेट वैल्यू आएगा, उसके पर आपको 11 रुपीज़ 52 पैसा आपको GST बताना है, और वो आपका 100 रुपीज़ MRP हो गया। वी विल हैव टू सम मोर वेट फॉर सम मोर क्लैरिटी, बट दिस अपीयर्स टू बी द केस, क्योंकि MRP विल कंटिन्यू। कैन Senvet optician मेक मिक्स टाइप ऑफ इनवॉइस, सम इंक्लूसिव? नो। If an optician recovers DHL courier charges 1500, you have to pay tax on it. जैसे मैंने कहा, it is a part of the goods. Can a composition dealer issue invoices showing composition tax separately and collect tax from customer? No. If a corporate purchases a sunglass for gifting and asks a composition dealer to invoice issue with the buyer GST number, can composition dealer issue such invoice? He can invoice because buyer का GST number तो उनको बताना ही है. He will not show the tax separately, and obviously the recipient corporate company will not get the credit also. But this is a tax invoice, क्योंकि उसको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना है। बिल ऑफ सप्लाई में ये सब विगत उनको दिखानी है। मल्टी ब्रांच रिटेलर में what documentation shall be required to transfer goods from one branch to another? If both the branches are situated in different states, you have to take registration in different states. Nobody is required to take registration in different states merely because his customer is there. अगर आपके 5 राज्य में आपके कस्टमर है, आप महाराष्ट्र मुंबई से धंधा कर रहे हो, तो इसलिए आपको 5 राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। बट आप कोई अन्य राज्य से अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो ही आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन सेपरेट लेना है, अन्यथा नहीं। आप दूसरे राज्य में अगर माल बेचते हो तो आप IGST चार्ज करो, विद इन महाराष्ट्र बेचते हो तो आप CGST SG चार्ज करो। तो आपका कस्टमर कहाँ है इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन सेपरेट नहीं लेना है। इट विल ओनली डिसाइड वेदर इट इज इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, वो आपको ख्याल में रखना है। और उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन, दैट अगेन आई सेड कि देयर विल बी ए डॉक्यूमेंट विच वुड बी रिक्वायर्ड इंटरनली, क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो रजिस्टर्ड है तो आपको IGST पे करना है, तो वो तो टैक्स इनवॉइस है। तो वो टैक्स इनवॉइस की जो वैल्यू है, आइडियली यू शुड एक्सक्राइब द वैल्यू विच इज़ रीजनेबल। आप जो भाव से माल अगर बेचते हो उसी भाव को आपको दूसरी ब्रांच में, रजिस्टर्ड ब्रांच में, मान लो गुजरात है तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहिए। उसमें वैल्यूएशन में ऊपर नीचे न करो, दैट वुड बी एडवाइजेबल। रीजनेबल वैल्यू लगाना है। अगर वही प्रोडक्ट अगर आप किसी और को बेच दे तो उसी प्रोडक्ट पर उसी भाव को आपको
करना है ताकि वैल्यूएशन के इश्यू आप अवॉइड कर सको। सेल इन्वेंट्री रजिस्टर बी मेंटेन ब्रांच वाइज, यस, इफ ऑल द ब्रांचेस आर रजिस्टर्ड. Once the branch is registered, it is like an independent taxable person, like any other person. Can one branch operate as a composition dealer and another as a Senvet dealer? No. If branches are, यहाँ पे Senvet ने वो वेट की क्रेडिट ले रहा है, ITC. If branches are spread in more than one state, what documentation shall be required for transfer of goods in case of centralized purchase? मुंबई में आपकी सेंट्रलाइज HOA सेंट्रलाइज परचेस हो रही है, आप दूसरी अलग अलग राज्य में ब्रांच है, वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, यू हैव टू, और वहाँ से अल्टीमेटली सेल होगा या यूज़ होगा, आपको यहाँ से IGST पे करके उसको ट्रांसफ़र करना है. और एनी अदर गुड्स ऑल्सो परचेस इज हैपनिंग इन मल्टी स्टेट्स. अगर स्टेट में ब्रांच डायरेक्ट परचेस कर रही है तो अगेन दे विल आइदर पे CGST SGST और दे विल पे IGST लाइक एनी अदर. अगर गुजरात में ब्रांच है, गुजरात में गुजरात से खरीदी है CGST SGST, गुजरात वाले कर्नाटक से खरीदी करेंगे IGST. द ब्रांच इज लाइक एनी अदर टैक्सेबल पर्सन. देन if a dealer whose turnover is below 20 lakh in previous year and having a VAT number, what are options are open to him as a register? मैंने जैसे कहा कि 20 लाख के अंदर जिसकी टर्नओवर की है एक्सपेक्टेशन, they can go for exemption subject to they have to see कि what will be the consequences if I remain under exemption. और 20 लाख के अंदर जिसका टर्नओवर है या होने की संभावना है, उसको अगर कंपोजिशन में जाना है तो वो कंपोजिशन में भी जा सकते हैं. बट कंपोजिशन में जाने के बाद द मोमेंट यू आर रजिस्टर्ड, देन एज अ रजिस्टर्ड पर्सन यू बाई एनीथिंग फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यू विल बी हिट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो 20 लाख के नीचे जो लोग हैं, आई वुड पर्सनली फील आइदर दे शुड गो फॉर एग्जम्पशन और दे शुड गो फॉर टैक्स पेमेंट. नहीं तो दोनों के नहीं रहेंगे. कंपोजिशन डीलर में न तो वो टैक्स की क्रेडिट ले पाएंगे, रिवर्स चार्ज में टैक्स भरेंगे, खुद का टैक्स भरेंगे, जिसकी क्रेडिट बायर को भी नहीं मिलेगी. सो इफ यू आर बिलो 20 लाख, गो फॉर एग्जम्पशन, और फॉरगो एग्जम्पशन, गो फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, स्टार्ट पेइंग द टैक्स. बट 20 लाख के नीचे वाले को कंपोजिशन डीलर शायद एडवाइजेबल नहीं है, ये मेरा मानना है. Supplier, wholesaler, manufacturer, importer. Can a supplier register as a composition dealer? Obviously, supplier can only register as a composition dealer. If yes, then what advantage it is? जैसे मैंने कहा, you have to just see the pros and cons. If a GST registered dealer purchases from a dealer who is URD, we have already covered this question. If a manufacturer sends goods for a job work or plating on certain process, again, you have to issue to job work, you can do it without payment of tax. Provided after returning you are going to pay the tax on it. That is compulsory. दूसरी बात सप्लाई पे, एक मैंने कहा कि सप्लायर अगर टैक्स नहीं भरते तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी. आप जो भी माल या सेवा पे आप क्रेडिट लेंगे उसमें वेंडर को आपको 180 डेज में पेमेंट कंपल्सरीली करना है. आपके सप्लायर को आपको So finally some good news. The only good news. So, अब this can be a double-sided sword. आपको 180 डेज में पेमेंट मिल भी जाएगी और आपको करना भी है. राइट. सो दिस कैन, सो अगर सरकार आपका सप्लायर अगर मान लो 1 साल राह देखने के लिए तैयार है आपके पेमेंट के लिए, जल्दी तो उसके पास कोई चारा भी नहीं होता है. बट अगर वो तैयार भी है तो सरकार राह देखने के लिए तैयार नहीं है. आपको 6 महीने के अंदर, एंड दिस 6 months आर टू बी काउंटेड, 180 डेज आर टू बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग क्रेडिट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इनवॉइस. और अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं लिया, क्रेडिट ले ली, तो 181st डे को आपको वो क्रेडिट और इंटरेस्ट दोनों इंटरेस्ट के साथ में रिवर्स करना है. और नहीं, देन देयर इज नो क्वेश्चन. No, then this will not apply. This will not apply to that. That you can take. That is a different credit. You can take immediately. Reverse charge में. But यहाँ पे, और आपको 180 डेज के बाद अगर आप उसको जब वापस पेमेंट करेंगे तो आपको फुल क्रेडिट वापस मिल जाएगी, राइट. बट इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट दैट गोज टू गवर्नमेंट. पैसे आपने उसके यूज़ किए हैं, इंटरेस्ट सरकार ले रही है. क्योंकि सरकार का ये लॉजिक है कि क्रेडिट आपने लेके तो मेरी क्रेडिट ली ना आपने, क्योंकि उतना टैक्स आपने 6 महीने में कम भरा. एनीवे, सो दिस इज अ राउंड अबाउट मैनर. क्या हम 50% अगर इनवॉइस की वैल्यू दे और 50% पे जो टैक्स हो रहा है वो भी दे दे, तो हम 50% की क्रेडिट ले सकते हैं कि मुझे फुल पेमेंट करना है. सेक्शन डज नॉट स्पीक अबाउट
दी फुल पेमेंट, इसका आंसर नहीं है, बट जो रूल्स है इनपुट टैक्स क्रेडिट के, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल में उन्होंने प्रोपोर्शनेट क्रेडिट का जिक्र किया है. इट मीन्स कि इफ़ यू मेक द प्रोपोर्शनेट पेमेंट and also tax on that proportionate payment, then you can take proportionate credit. This is only in rules. But personally, I would not really advise you to get into that. Make full payment, do full credit. Then, how to transfer stock from factory to self-sell? आपको registration एक ही मिलेगा. महाराष्ट्र में suppose है, तो whatever may be your branches, establishment, godown वगैरह कुछ भी हो, आपको एक principal place declare करना है ऑफिस. If you are keeping any godown या additional place of business, that has to be declared compulsorily as a additional place of business. आपका इनवॉइस आप कहीं से भी इश्यू कर सकते हो. Any place where you are going to store your goods will have to be declared in the registration. And if it is not declared, and if the goods are found at the place where they are stored, the revenue officer can take away you have supplied it without tax, and he can demand the tax on it. सो कंपल्सरीली आपको हर एक स्टोरेज प्लेस को, आपके एडिशनल प्लेस बिजनेस को डिक्लेयर करना है, एंड बिटवीन देम द मूवमेंट कैन बी रेगुलेटेड थ्रू वॉट एवर चलन डॉक्यूमेंट एटसेट्रा. वी विल हैव टू वेट, अदरवाइज वी विल हैव टू डिवाइस अवर ओन. व्हाट शेल बी डिटेल्स इन इनवॉइस? कंप्लीट रूल 1 में टैक्स इनवॉइस के रूल्स है काफ़ी सारी. आपको जो लोग हरिद्वार वगैरह गए हैं जहाँ पे भी, या काशी वगैरह, तो वहाँ पे वो जो पंडे होते हैं, वो पंडे आपको घेर लेते हैं. गुजराती लोगों ने कदाच घणું બધું खबर હશે આમાં. और वो पंडे आपको पता भी ना हो, आपकी 7 जन्म की पूरी कुंडली निकालते हैं. बराबर, बड़ा चोपड़ा होता है कि आपके पुरजे हमारे पास, पुरखे हमारे पास आ गए थे, हम ये है वो है, बराबर है. बस वो जो पूरा जो चोपड़ा उनका होता है ना, बाय एंड लार्ज ये इनवॉइस उसी साइज का है. तो उतनी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको देनी है. करीब मेरे ख्याल से कुछ A to V तक है, X या U तक है अल्फ़ाबेट, 3-4 अल्फ़ाबेट बाकी है. Then, Baki, once you are registered as a taxable person, your tax invoice detail will be the same. Everything, whether the buyer is an unregistered person, whether buyer is a registered person or otherwise, or buyer is a consumer. What about products sold under scheme of buy one get one free? How is the tax to be treated for the same? मेरा पर्सनल ये मानना है कि buy one get one free, उसमें जो आइटम फ्री जा रही है, there is no consideration, therefore there is no tax on it. This is my view. Best thing to do is, अभी जैसे शर्ट के वैन हुसैन शर्ट अगर है, देयर इज स्कीम गोइंग ऑन इन सुपर स्टॉप, लेट अस अज्यूम बाई 1 शर्ट ऑफ 2500 गेट 1 फ्री. आइडियली इफ पॉसिबल है तो 5000 रुपीज़ दिखाओ, 2 शर्ट दिखाओ, लेस 50% डिस्काउंट 2500, एंड दैट इज द एंड ऑफ द मैटर. बाकी बाई 1 गेट 1 फ्री न तो गिफ्ट है, न तो फ्री सप्लाई है, फ्री सैंपल है. सेक्शन 17(5) में, सब सेक्शन 5 में इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसके पर नहीं मिलेगी, जो मैं बात कर रहा था, सबके पर मिलेगी, लेकिन जिसके पर नहीं मिलेगी उसमें मोटर व्हीकल्स एंड कन्वेंसेस, अनलेस दे आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, और ये ड्राइविंग स्किल वगैरह के लिए ना, उसके पर मिलेगी, अदरवाइज नहीं. बट 6 मंथ्स का विंडो दिया गया है फॉर ऑन सेल अप्रूवल बेसिस के लिए, एंड विद इन 6 मंथ्स यू हैव टू ब्रिंग इट बैक. एनी प्रोविजन फॉर सैंपल की बात कर रहा हूँ मैं. नहीं तो ही हैज टू इश्यू द डॉक्यूमेंट, उसमें कोई टैक्स नहीं भरना है आपको, टैक्स नहीं, ही हैज टू, यस. एनी प्रोविजन फॉर ट्रेडर हु इज पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेड एग्जीबिशन, अगेन मैंने कहा इट इज अलाउड, एग्जीबिशन के लिए आप कर सकते हो. एज सच देर इज नो स्पेसिफिक एग्जाम्पशन के फॉर एग्जीबिशन वगैरह, वी विल हैव टू वेट फॉर सम नोटिफिकेशन. तो वो तो कानून के आने के बाद, खाली अभी उन्होंने सेल ऑन अप्रूवल या फ्री सैंपल के लिए कहा है. सेट ऑफ चेन, टैक्स इम्प्लीकेशन इन फॉलोइंग चेन. इंपोर्टर सेनवेट ट्रेडर को बेच रहा है, यानी रजिस्टर्ड ट्रेडर को बेच रहा है, रजिस्टर्ड ट्रेडर सेनवेट ऑप्टिशियन को बेच रहा है, पूरी क्रेडिट तीनों को मिलेगी. इंपोर्टर जो IGST भरेंगे वो फर्स्ट डीलर को मिलेगी क्रेडिट, डीलर जो ऑप्टिशियन को बेचेंगे ऑप्टिशियन को क्रेडिट मिलेगी. रिटेलर ऑप्टिशियन जो कस्टमर को इनवॉइस बना रहा है, वहाँ पे ये पूरी टैक्स की चेन ख़त्म होगी, उसकी दुकान में टैक्स की चेन ख़त्म होगी. जो अल्टीमेट कंज्यूमर को वो जो टैक्स भर रहा है, जो स्पेक्टिकल बेच रहा है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस. दिस इज द लॉ. एवरीथिंग टैक्स सेपरेटली एंड एवरीथिंग कंपल्सरीली. कंपोजिशन मैन्युफैक्चरर सेनवेट ट्रेडर को बेच रहा है, सेनवेट ट्रेडर सेनवेट ऑप्टिशियन को बेच रहा है. कंपोजिशन मैन्युफैक्चरर जो बेच रहा है, सेनवेट ट्रेडर को क्रेडिट नहीं मिलेगी. सेनवेट ट्रेडर इंपोर्ट खुद जो टैक्स चार्ज करके बेच रहा है, वो ऑप्टिशियन को क्रेडिट मिलेगी. ऑप्टिशियन डायरेक्ट कंपोजिशन से ले रहा है, क्रेडिट नहीं मिलेगी.
कंपोजिशन मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन ट्रेडर को बेच रहा है, क्रेडिट नहीं मिलेगी। कंपोजिशन ट्रेडर सैनवेट ऑप्टिशियन को बेच रहा है, क्रेडिट नहीं मिलेगी। कंपोजिशन मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन ट्रेडर को बेच रहा है, नो क्रेडिट। कंपोजिशन ट्रेडर कंपोजिशन ऑप्टिशियन को बेच रहा है, नो क्रेडिट। सेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगेन इट इज द सेम वे, ITC रूल इज द सेम, वेदर इट इज कैपिटल गुड्स वेदर इट इज अदर गुड्स, क्रेडिट इज कंपोजिशन के सेम ही है। Any specific items on which set off are available at reduced rate or nil rate, there is nothing like nil rate. Items which are kept outside the purview of input tax credit are under section 17 subsection 5. Most of the items I have already told you, otherwise everything is available. आपके टेलीफोन बिल पे भी जो GST चार्ज करेंगे, आपके मोबाइल फोन अगर आपकी कंपनी के नाम पे है, जो टैक्सेबल पर्सन है, उसके पर भी जो GST चार्ज होगा, उसकी भी क्रेडिट आपको मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इज इंडिपेंडेंट, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। रेंटल अगर आप करते हो, आगे क्वेश्चन आ रहा है, आई लुक इनटू दैट। कैन वी पास जर्नल वाउचर फॉर पेटी एक्सपेंसेस? आप जर्नल वाउचर कुछ भी पास करें, GST ऑडिटर का फर्स्ट ध्यान अभी आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जाना है। जो एक्सपेंसेस आप बुक कर रहे हो, वो एक्सपेंसेस में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने सप्लाई की है कि नहीं, सबसे पहले वो वही देखने वाले हैं। तो आपको या तो वो खर्चा बुक नहीं करना है और या उसके ऊपर टैक्स भरना है, चॉइस आपकी है। कैन वी पास जनरल वाउचर फॉर पेटी एक्सपेंसिव फॉर सप्लाई? यू कैन पास, बट गवर्नमेंट को टैक्स देना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। सेट ऑफ ऑन स्टॉक इन हैंड ऑन 1/7/2017, हाउ टू कैलकुलेट सेट ऑफ ऑन इंपोर्टेड आइटम्स इन स्टॉक विद इंपोर्टर और विद सब्सिक्वेंट बायर्स लाइक होलसेलर और रिटेलर, एंड हाउ टू कैलकुलेट सेट ऑफ एक्साइज ऑन स्टॉक इन हैंड्स। जो लोग के पास एक्साइज ड्यूटी पेड या कस्टम ड्यूटी पेड CVD SAD के पे का किया हुआ बिल ऑफ एंट्री का स्टॉक पड़ा है, जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, उन लोगों को फुल क्रेडिट वो बिल ऑफ एंट्री या एक्साइज ड्यूटी इनवॉइस के हिसाब से मिलेगी। सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 में, सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 में कानून ये है कि दोज पीपल हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ, अंडर द करंट लॉ। सो आप एक्साइज में रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी आप नहीं हो, सर्विस टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी नहीं हो, या फिर जो लोग आज फर्स्ट स्टेट डीलर या सेकंड स्टेट डीलर का रजिस्ट्रेशन जिनके पास है, दोज हु आर अदरवाइज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स टुडे, सपोज 1.5 crore एग्जम्पशन, या अदरवाइज एक्साइज एग्जम्प्टेड गुड्स विच हैव बिकम टैक्सेबल अंडर GST, दोज हु आर एंगेज इन प्रोवाइडिंग एग्जम्प्टेड सर्विस टुडे विच हैव बिकम टैक्सेबल अंडर GST, उन लोगों के पास ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट जो भी अवेलेबल है, बिल ऑफ एंट्री हो या एक्साइज इनवॉइस हो या फर्स्ट स्टेज डीलर या सेकंड स्टेज डीलर का सैनवेटेबल इनवॉइस हो, उनकी सबकी क्रेडिट उनको डायरेक्ट मिलेगी। अगर नहीं है बट वेट का डॉक्यूमेंट उनके पास है तो उनको डीम क्रेडिट मिलेगी। वो प्रोवाइजो टू सेक्शन 140 सब सेक्शन 3। डीम क्रेडिट का फ़ायदा सिर्फ ट्रेडर्स को है, मैन्युफैक्चरर्स को नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर को नहीं है। तो ट्रेडर्स उनके पास वेट के डॉक्यूमेंट है बट वो एक्साइज नहीं है, एक्साइज पेड नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको अगर 18% का रेट है वो आइटम का, तो उनको 60% ऑफ 9% क्रेडिट मिलेगी CGST में, और अगर 18% से कम रेट है तो 40% ऑफ 9% उनको मिलेगी। सिमिलर कानून मेरे हिसाब से वेट में भी है, वेट के कंपोनेंट में भी है। मैंने अभी सारे तो 25 तो वेट के भी जस्ट मैंने महाराष्ट्र गुजरात सब पढ़ना शुरू किया है। अकॉर्डिंग टू मी दिस आर ऑल मिरर इमेज ऑफ द मेन लॉ, बट इट इज़ बेटर टू गेट इनटू। बट आई थिंक वेट में भी आइडेंटिकल परसेंटेज डीम क्रेडिट के अवेलेबल है। और इसी माल को अगर आप GST में, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक लाइंग इन इश्यू विद द ट्रेडर और रिटेलर विच आर कवर्ड बाय द वेट डॉक्यूमेंट, नॉट कवर्ड बाय द एक्साइज डॉक्यूमेंट, उसको डीम क्रेडिट मिल रही है। वो डीम क्रेडिट 18% हो तो 9% का 60%, 12% हो तो 6% का 40%, और अगर वो आउटसाइड महाराष्ट्र बाद में बेचेंगे तो फिर IGST भी मिलेगा, लेकिन इसका 50-50%, तो 9% का 30% और 6% हो तो 6% का 20%, बट IGST क्रेडिट भी मिलेगी। उसकी 2 मेन कंडीशन है, उसको 6 महीने के अंदर, जुलाई के बाद 6 महीने के अंदर ये माल को बेचना है। माल को बेचकर उसके पर आपको CGST, SGST या IGST पहले पे करना है। पे करने के बाद आपके क्रेडिट लेजर अकाउंट में ये डीम क्रेडिट ट्रांसफ़र होगी, और ये माल को आपको सेपरेट रखना है ताकि आइडेंटिफाई हो सके।
सारे सब कुछ एवरीथिंग इज कवर्ड बाय इंटीमेशन, डेक्लेरेशन, एवरीथिंग। और ये माल जो आप इसको सेपरेट रख के उसको 6 महीने के अंदर बेचकर और अगर नहीं कर पाए तो देन दैट क्रेडिट विल एंटायरली लैप्स टोटली। और ये प्रोडक्ट कोई भी आज की तारीख में वो एग्जम्प्टेड नहीं होना चाहिए। और फाइनली ये डीम क्रेडिट का बेनिफिट दे से दैट के रिड्यूस प्राइस के फॉर्म में आपको कस्टमर को पास ऑन करना है। अब वो कैसे पास ऑन, हाउ कैन इट बी सेड कि आई हैव पास रिड्यूस प्राइस, कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये फर्स्ट एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लोज डायरेक्टली ट्रेडर के लिए डीम क्रेडिट प्रोविजन में डायरेक्टली उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। उसका कोई जवाब नहीं है। एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लोज अकॉर्डिंग टू मी इज प्योरली ए पॉलिटिकल मैसेज, लोगों को शांत रखने के लिए कि सरकार आपकी चिंता कर रही है। बाकी उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, किस तरह से करेंगे, क्या पैरामीटर्स लागू होंगे, किस तरह से करेंगे, कितने पीरियड के लिए एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर से वो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, वी हैव नो आंसर। एवरी सिंगल कंट्री में है, वी हैव एंटी कॉम्पिटिशन एक्ट, ऑलरेडी कॉम्पिटिशन एक्ट। सो ठीक है, एंटी प्रॉफिटेरिंग, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई वुड नॉट मच वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये फ्री ट्रेड पॉलिसी, डिमांड सप्लाई, काफ़ी सारे सरकार का ये मानना है हमने इतनी सारी क्रेडिट आपको दे दी है तो आपकी प्राइस कम होनी चाहिए। Now this is better left to the market economy rather than the anti-profiteering. We will have to see what happens on that front. तो ये सारी क्रेडिट इस तरह से अलग अलग, there are about 15 to 17 different situations which are governed by the transitional provisions. और हर एक के लिए रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक के प्रोविजंस अलग है, कंडीशंस अलग है। ट्रांजिशनल पीरियड प्रोविजन, हाउ टू क्लेम रिफंड ऑफ वेट CST फॉर गुड्स सोल्ड बिफोर 30 जून 2017 एंड रिटर्न आफ्टर, देयर इज ए प्रोविजन कि जैसे सेंट्रल GST में है एंड आई थिंक वेट में भी सिमिलर प्रोविजन है, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 में। आज जो एक्साइज ड्यूटी या वेट या CST भरकर जो माइल आपने क्लियर किया है, वो अगर कस्टमर GST आने के बाद अगर रिफंड ले रहा है तो कस्टमर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो मटेरियल प्रोडक्ट आपके पास 6 महीने के अंदर वापस आ जाना चाहिए। अगर जुलाई के बाद 6 महीने के अंदर अगर नहीं आ रहा है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट दैट। और अगर कस्टमर रजिस्टर्ड पर्सन है then this return itself will be treated as a supply, so that person will pay the GST on it, of which you can take the credit. Yes, GST, yes, you can again take the credit. Can service provider, मैंने पहले ही कहा, मैं वापस कहता हूँ, life is going to be absolutely simple in GST. Yes. कैन सर्विस प्रोवाइडर इश्यू GST बिल इन जुलाई फॉर सर्विसेज, ये सब एकेडमिक है, एब्सोल्युटली एकेडमिक है। तो जो लोग 30 जून के पहले अपना बिलिंग कारोबार ख़त्म कर सकते हो उनको कर देना है। बिलिंग के दोनों प्रकार के कारोबार वो आप 30 जून के पहले आपको कर देना है। जो नॉर्मल कारोबार है और एक जो रिकॉर्डेड कारोबार है तो वो सब 30 जून के पहले उसको संपन्न करना वो सबके हित में है। हाउ इम्पोर्ट शिपमेंट्स शेल बी टैक्स क्लियर, देर इज नो चेंज प्रॉब्लम इन टू दैट। 30 जून के बाद जो भी इम्पोर्ट आएंगे उसके ऊपर GST पे करना है, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस IGST। 30 जून के पहले आप जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उसके पर आपको CVD SAD फाइल करना है। शुड शिपमेंट विद इन कंट्री बी सस्पेंडेड इन लास्ट जुलाई, one should be more worry about the suspension of the business rather than the suspension of an individual shipment, right? So this is an individual call. How to issue credit note after, again there is a elaborate provisions under section I think 35, credit note, debit note वगैरह detailed provision है, उसमें time limit वगैरह है। It's a pure technical thing, but there are good elaborate provisions made for rectification of return वगैरह के लिए। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जैसे मैंने कहा, हाउ टू अकाउंट फॉर एंड व्हाट आर द टैक्स इम्प्लीकेशंस फॉर गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट। एक बार गुड्स आपने यहाँ से रवाना किए, अल्टीमेटली एज ए सप्लायर आपने टैक्स इनवॉइस बना दिया, दिस गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, द क्वेश्चन ऑफ रिफंड वुड नॉट अराइज, राइट। और अगर इसलिए क्रेडिट रिवर्सल का भी प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि आपने टैक्स भर दिया है टोटली। So I think that is the end of. Otherwise, there is no provision. These are certain technical issues which may have to see whether they clarify at a later date or not. फ्रेम रिटर्न अंडर वारंटी एंड रिप्लेस विथ न्यू टर्न, जब वारंटी पीरियड में फ्रेम वापस आती है और आप उसको न्यू फ्रेम से सप्लाई करते हो, अकॉर्डिंग टू मी नो टैक्स लायबिलिटी इज अट्रैक्टेड, क्योंकि वो वारंटी पीरियड में है। वारंटी में आपने ऑलरेडी उसका टैक्स वसूल कर लिया है, उसका टैक्स आपने भर दिया है, वैल्यू वसूल कर दी है। सो विद इन वारंटी पीरियड दिस इज अ फ्री सप्लाई एज पर द वारंटी क्लॉज, अकॉर्डिंग टू मी नो टैक्स लायबिलिटी इज अट्रैक्टेड।